हेलो स्टूडेंट, वेलकम। मैं प्रदीप कुमार जहांगीर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पे हो और सुरक्षित हो। आप लोगों के लिए फिजिक्स 12th, फिजिक्स 11th और फिजिक्स 9th और 9th और 10th के जो फिजिक्स के चैप्टर हो गए उन सभी के आपको यहाँ पे लेक्चर वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो आज मैं फिजिक्स का 12th का सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो टॉपिक है ऑप्टिक्स। आपकी 12th फिजिक्स की ये यूनिट 6 है और इसकी जो मार्किंग की हुई है बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मार्किंग है 9 नंबर की। ओके, तो आज से अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला लेक्चर वीडियो वो है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स जिसका हिंदी में नाम है प्रकाशिकी। क्या कहते हैं इसको? प्रकाशिकी। फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा, भौतिक विज्ञान का ऐसा चैप्टर जिसमें प्रकाश, लाइट जिसे आप कहते हो, और उससे घटित होने वाली घटनाओं के बारे में आप लोग जानकारी लेते हो, पढ़ते हो, उसको अपन ऑप्टिक्स कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल नॉलेज इस प्रकाशिकी का, ऑप्टिक्स का, कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको आप लोग क्या कहते हो बेटा? प्रकाशिकी कहते हो। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो है प्रकाश। कौन नहीं जानता इसको? सब जानते हैं, आप भी जानते हो। प्रकाश एक एनर्जी है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। तो ये डेफिनेशन यहाँ काम की नहीं है, ये तो छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन है, छोटी क्लास में काम में ली जाने वाली डेफिनेशन है कि प्रकाश एक एनर्जी है जिसे अन्य एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, अन्य एनर्जियों को प्रकाश एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसी प्रकाशीय एनर्जी की सहायता से आप वस्तुओं को आसानी से देख सकते हो। तो ये डेफिनेशन अपन यहाँ 12th में काम में नहीं लेंगे। यदि आपसे प्रकाश की डेफिनेशन पूछी जाए, जो बड़ों वाली प्रकाश की डेफिनेशन है, जो बड़े लोगों को याद करनी चाहिए प्रकाश की डेफिनेशन, वो क्या है बेटा? वो है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो लाइट है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग, इंग्लिश नेम है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको इसकी डिटेल से विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी, बहुत बड़ी एक दुनिया है जिसके बारे में अपन जरूर जानेंगे। इसी 12th की फिजिक्स में आपका जो लास्ट का चैप्टर होगा 17वां, उसमें जानेंगे अपन लोग। इसका बहुत बड़ा चैप्टर है, डिटेल वहां जानेंगे, लेकिन नॉर्मल जानकारी मैं आपको यहां देता हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती क्या है। ऐसी तरंग आप जानते हो कि तरंग एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। और ऐसी तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन भी मौजूद होंगे, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन भी मौजूद होंगे, और तरंग के जाने की दिशा, विद्युत क्षेत्र के कंपन की दिशा, चुंबकीय क्षेत्रों के कंपन की दिशा, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, उसको अपन विद्युत चुंबकीय तरंग बोलेंगे। यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग की मैं आपको नॉर्मल जानकारी और देता हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंग अपने आसपास, दूर दराज, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरे यूनिवर्स में विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक बहुत बड़ा जंजाल फैला हुआ। ठीक है, उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपन, कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपनी त्वचा से सेंस करते हैं, कुछ को अपनी आंख से सेंस करते हैं, कुछ को अपन कान से सेंस करते हैं। ठीक है, उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अलग अलग सेंसर से सेंस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। लेकिन इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों में से ये लाइट भी है। इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों में से एक लाइट भी, ये प्रकाश भी इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों में से है जिन्हें अपन अपनी आंख से सेंस करते हैं। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग धैर्य, क्योंकि तरंग का इंपॉर्टेंट गुण होता है तरंग धैर्य और आवर्ती, तो इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग धैर्य और आवर्ती के घटते और बढ़ते क्रम में, ठीक है, बांटा गया है मुख्यतः कुछ भागों में। उनके नाम मैं आप लोगों को यहां लिख के देता हूं। सबसे पहला है रेडियो तरंग, अगला नाम है माइक्रो या सूक्ष्म तरंगे, इससे अगला नाम है इंफ्रारेड आवृत तरंगे, इससे अगला नाम है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट। फिर इससे अगला जो नाम होगा वो होगा पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, इससे अगला नाम है एक्स किरण, एक्सरे, फिर है गामा किरणें, गामा रे। ये 7 भाग विद्युत चुंबकीय तरंगों के 7 भाग।
विद्युत चुंबकीय तरंगों को मुख्यतः इन 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के आधार पे। विद्युत चुंबकीय तरंग की थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी याद रखना, ऐसी तरंग जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन विद्यमान हो और तीनों एक दूसरे के लंबन। तरंग इधर जा रही है, तरंग के संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र के कंपन ऐसे लंबवत होंगे और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन ऐसे लंबवत होंगे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग को मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया है। पूरे यूनिवर्स में विद्युत चुंबकीय तरंगें फैली हुई है। ठीक है, ये मुख्य रूप से है रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, ठीक है, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी तरंगे और एक्स किरणें और गामा किरणें। इनमें से कुछ नाम तो आप लोगों ने पहले सुने हैं काफी बार। ठीक है, कुछ के उपयोग भी आप लोग जानते हो, कुछ के दोष, हानि, लाभ जो है सब कुछ आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। नहीं जानते कोई बात नहीं, इनकी सारी डिटेल अपन आगे जानेंगे। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पार्ट है जो लाइट को शो करता है। ठीक है, जिसमें से लाइट है। ठीक है, इनमें से कौन सा भाग लाइट को बता रहा है? तो जो दृश्य प्रकाश है, विजुअल लाइट है, यही दृश्य इस प्रकाश को बताने का काम करता है। इस दृश्य प्रकाश को भी 7 भागों में बांटा गया है। वो आपको मैं बताता हूं। दृश्य प्रकाश के नाम भी यहां पे देखना। ये जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश, इसके भी 7 पार्ट है और जिनके नाम आप आसानी से जानते हो। कलर्स में ये रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वोयलेट, ये सातों के सातों कलर मिलकर के दृश्य प्रकाश मतलब श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हैं। और इसी श्वेत प्रकाश, इसी दृश्य प्रकाश के कारण अपन लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये दृश्य प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश, ये जो सातों के सातों कलर है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक पार्ट है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक पार्ट है। और इसकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो कहां से स्टार्ट होती है? तो वो तरंग दैर्ध्य स्टार्ट होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से। 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, इतनी तरंग दैर्ध्य होती है। 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य। ठीक है ना, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऐसा पार्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वो हिस्सा जिसकी तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक है, उस भाग के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का वो भाग ही अपने को वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का उसी भाग है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वो भाग है, उसी भाग को अपन लोग लाइट या प्रकाश कहते हैं। तो आप लोगों से यहाँ पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो यहाँ प्रकाश की फाइनल डेफिनेशन बेटा आप ये बनाओगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा बेटा, इस एंगस्ट्रॉम का मान आप लोग जानते होंगे कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। तो बेटा यदि अब आपको 12th में लाइट की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको यही लिखना है कि लाइट, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ, जिसकी तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है। और इन सातों कलर्स को अपन लोग एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? श्वेत प्रकाश बनता है। ठीक है, तो ये लाइट की नॉर्मल डेफिनेशन आपके सामने। अब इसके बाद लाइट को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये जो लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको चलने के लिए जरूरी नहीं कि माध्यम दिया जाए। माध्यम का मतलब कोई ठोस, द्रव या गैसीय माध्यम, ये जरूरी नहीं होता। मतलब लाइट, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है। बिना माध्यम, इसको क्या कहते हो? तो बिना माध्यम जहां एक भी पार्टिकल नहीं पाया जाए उसको अपन फ्री स्पेस, वैक्यूम, निर्वात कहते हैं। मतलब आपको ये माध्यम दिया गया निर्वात, अगला दे दिया गया ठोस, अगला दे दिया गया द्रव और अगला गैस जिसको आप एयर, हवा भी कहते हैं। ये माध्यम आप लोगों को दे दिए गए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, लाइट जो है, प्रकाश जो है,
वो इनमें से किस किस मीडियम में चल सकती है, किस किस माध्यम में लाइट का संचरण हो सकता है। आपका आंसर होना चाहिए कि लाइट के सामने कैसा भी माध्यम दिया जाए या बिना माध्यम भी लाइट चल सकती है। इन सभी के अंदर लाइट का, प्रकाश का संचरण आसानी से हो सकता है। ठीक है, प्रकाश चल सकता है, तभी तो अपना जो पृथ्वी और सूर्य है इनके बीच में सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है, मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंग आती है, तो इन दोनों के बीच में कहीं माध्यम सघन है, कहीं माध्यम का घनत्व कम है, मतलब विरल है, कहीं माध्यम है ही नहीं, मतलब निर्वात है। तो मतलब यहां से यहां तक जो लाइट आ रही है वो निर्वात में भी चल रही है, हवा, गैस, माध्यम में भी चल रही है। तो इस प्रकार से प्रकाश का संचरण निर्वात में भी संभव है और किसी माध्यम में भी संभव है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या इन सभी में प्रकाश एक ही चाल से चलेगा? क्या इन सभी में प्रकाश की चाल समान होगी? आंसर है नहीं, सभी में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। और सर्वाधिक, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल का जो मान है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल है निर्वात में। आप कहोगे ये तो बिल्कुल, ये तो दिखने में छोटा सा मान है, लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूं ये मान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मान है। आप इसको कैलकुलेट करके इसका प्रसार करके देखोगे तो ये मान आप लोगों को बहुत बड़ा नजर आएगा। देखना बेटा, मैं इसका प्रसार कर रहा हूं, 3 × 10⁸ तो मतलब आप 8 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यह मीटर। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए मैंने 1000 का भाग दिया। 1000 का आप लोग भाग देते हो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। बताओ कितना बच गया यहाँ पे? तो आपने देखा यहाँ पे बच गया इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख, 3 लाख। ठीक है, तो ये बच गया 3 लाख और 1000 का भाग देने से बन गया किलोमीटर और प्रति सेकंड। ये है सी का मान। मतलब प्रकाश जो है वो प्रकाश निर्वात में इतनी चाल से चलता है, मतलब वो प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल चुका होता है, 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। तो देखो प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा है, निर्वात में बहुत तेज चलता है। ठीक है, तो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, फिर इसका अलग अलग माध्यमों में इसकी चाल अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यमों में। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं यहां, क्या कि प्रकाश की चाल इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी ये जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे आता है उसको सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 24 सेकंड इतना टाइम लग जाता है। 8 मिनट और 24 सेकंड। और अपने को पता है कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से कितनी ज्यादा दूर है। अपने से सूर्य काफी ज्यादा दूरी पे है। यदि वो थोड़ा सा भी आगे आ जाए तो पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु को वो जला करके पिघला सकता है, मतलब खराब कर सकता है। अपन जिंदा नहीं रह सकते। तो सूर्य की और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो आप लोगों को यहाँ पे लाइट की डेफिनेशन और लाइट के बारे में जो मैंने 2 इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताया कि लाइट को चलने के लिए जरूरी नहीं मीडियम हो, वो फ्री स्पेस में, निर्वात में भी चल सकता है और प्रत्येक मीडियम में भी लाइट का संचरण आसानी से हो सकता है। लेकिन अलग अलग मीडियम में, अलग अलग माध्यम में लाइट की जो चाल है, वेलोसिटी है, वो अलग अलग होती है। और लाइट की, प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। कहां होती है? निर्वात में। ठीक है, अब इससे आगे देखना आप लोग, यदि प्रकाश किसी पदार्थ से आकर के टकराता है तो वो पदार्थ उस प्रकाश के साथ कितने प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करेगा? तो कोई भी पदार्थ प्रकाश के साथ 3 प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। ये कोई सतह है, इधर माध्यम अलग है, इधर माध्यम अलग है। या तो ऐसे कह सकते हो कि प्रकाश
यदि किसी सतह से टकराता है, किसी पदार्थ से टकराता है, तो वो पदार्थ उस माध्यम के साथ कितने प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करेगा। या आप इसको ऐसा कह सकते हो, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उस दौरान उस प्रकाश के साथ कितने प्रकार की घटनाएं संभव है, कितने प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है। तो यहां देखना बेटा, इस प्रकार के साथ, इस प्रकाश के साथ 3 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। सबसे पहले ये, जैसे माना ये लाइट आ रही है, ठीक है, और ये लाइट इस सतह से टकराकर वापिस इधर ही लौट के आ जाए। फर्स्ट माध्यम से जा रही थी, फर्स्ट ही माध्यम में लौट के आ गई, ठीक है, टकरा के लौट के आ जाए, ऐसा हो सकता है। या ये लाइट सेकंड माध्यम में जाए और सेकंड माध्यम में अपने पथ से, अपनी दिशा से विचलित हो जाए, इसकी दिशा बदल जाए और साथ में इसकी चाल भी बदल जाए। या इस सतह के द्वारा इस प्रकाश को सोख लिया जाए, इस प्रकाश की एनर्जी को कुछ रोक लिया जाए, ग्रहण कर लिया जाए। तो ये सतह इस लाइट के साथ, इस प्रकाश के साथ 3 प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है। या तो इस लाइट को ये वापस उसी मीडियम में भेज देगी, या अगले मीडियम में इस लाइट या प्रकाश की डायरेक्शन और इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और या इस सतह के द्वारा इस लाइट को ग्रहण कर लिया जाएगा, इस एनर्जी को ग्रहण कर लिया जाएगा। तो जिस घटना में प्रकाश टकरा के वापस रिटर्न हो रहा है, उस घटना को अपन लोग यहां पर कहते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ठीक है। जिस घटना में प्रकाश अगले माध्यम में जाता है और अपनी प्रारंभिक दिशा से घूम जाता है, चाल कम हो जाती है, उस घटना को अपन लोग कहते हैं अपवर्तन। और जिस घटना में प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है, प्रकाश को सोख लिया जाता है, एनर्जी ग्रहण कर ली जाती है, उस घटना का नाम अवशोषण है। अवशोषण। तो किसी भी सतह पदार्थ के द्वारा प्रकाश के साथ 3 प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया जा सकता है, परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण, ठीक है। तो अब अपन लोग आगे जानेंगे कि ये जो ऑप्टिक्स है, ये तो मैंने प्रकाश के बारे में बेटा आपको नॉर्मल जानकारी दी, प्रकाश किसे कहते हैं, और प्रकाश से सीधी रेखा में वो प्रकाश जो है वो किसी माध्यम में चल सकता है, अलग अलग माध्यम में इसकी चाल अलग अलग है, और किसी पदार्थ के द्वारा, मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो इस कंडीशन में उस प्रकाश के साथ 3 प्रकार का व्यवहार हो सकता है, परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण। तो ये प्रकाश के बारे में नॉर्मल जानकारी। अब मैं आपको जो बताऊं वो ये है, ये जो ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी है, इसको आपके सिलेबस में इसके 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। फर्स्ट नाम है रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और सेकंड नाम है इसका वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहले अपन लोग इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है रे ऑप्टिक्स और अगला है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स को अपन लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का हिंदी में यहां पे नाम होगा किरण प्रकाशिकी, और या ज्यामिति प्रकाशिकी। और जबकि वेव ऑप्टिक्स का नाम होगा हिंदी में तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी। आपकी जो ऑप्टिक्स की यूनिट है 6, यूनिट नंबर 6 और मार्किंग इसकी 9, इसके 2 डिवीजन कर दिए गए, 2 पार्ट कर दिए गए। कारण जानेंगे क्यों इसको 2 भागों में बांटा गया। एक है अपना रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और दूसरा है अपना पार्ट वेव ऑप्टिक्स।
रे ऑप्टिक्स में प्रकाश के नेचर, अलग अलग नेचर के कारण इस ऑप्टिक्स के दो टुकड़े किए गए। प्रकाश कुछ घटनाओं में कण की भांति व्यवहार करता है, ठीक है, किरण की भांति व्यवहार करता है, और कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। जिन घटनाओं में प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है उसको उनको वेव ऑप्टिक्स में डाल दिया गया, और जिन घटनाओं में प्रकाश कण या इस किरण की भांति व्यवहार कर रहा है उसको अपन इस रे ऑप्टिक्स या किरण प्रकाशिकी में डाल देते हैं, ठीक है। ज्यामितीय ऑप्टिक्स इसलिए कहते हैं इसको, वो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है कि इसमें डायग्राम बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे डायग्राम बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे डायग्राम, और वो डायग्राम आपने कुछ डायग्राम 10th लेवल पे भी बनाए हैं, 10th क्लास में बनाए हैं, इसलिए इसमें ज्यामिति जियोमेट्रिकल काम ज्यादा किया जाता है, इसलिए इसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको इन दोनों में एक मुख्य अंतर बताता हूं। जिन घटनाओं को, प्रकाश की जिन घटनाओं को आप लोग अपनी लाइफ में देख चुके हो, देख सकते हो आसानी से, वो रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। जिन घटनाओं को आप आसानी से नहीं देख पाते या अभी तक नहीं देख पाए हो उनको अपन वेव ऑप्टिक्स में डालते हैं। दूसरी बात, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं, परावर्तन, अपवर्तन, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप अपनी लाइफ में देखते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, जितनी भी घटनाएं आएंगी वो सारी घटनाएं आपको इसमें समझाई जाएगी, ठीक है, परावर्तन अपवर्तन वाली। और जिन घटनाओं को, मतलब इसमें घटनाएं जो पढ़ेंगे उनके नाम है विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। ये घटनाएं आप लोगों ने अपनी नॉर्मल लाइफ में देखा नहीं इनको, ठीक है ना। नॉर्मल लाइफ में, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए इन घटनाओं को आपने कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में महसूस नहीं किया। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, ये तीन घटनाएं अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पार्ट में पढ़ेंगे, जिनको नॉर्मल लाइफ में अपन ने देखा नहीं। और परावर्तन, अपवर्तन और इसके अलावा और भी काफी सारी घटनाएं होंगी, इंद्रधनुष का बनना, काफी सारी घटनाएं हैं जिनको अपन लोग नॉर्मल लाइफ में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। एक और बताऊं इनका अंतर, कि प्रकाश की मैंने तरंगधैर्घ्य कितनी बताई आप लोगों को, तो मैंने प्रकाश की तरंगधैर्घ्य आप लोगों को बता रखी है कितनी, 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक बताइए। तो प्रकाश जिस भी दरवाजे से गुजर रहा है, या प्रकाश जिस भी अवरोधक से टकरा रहा है, यदि उस दरवाजे, उस अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंगधैर्घ्य से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। प्रकाश की तरंगधैर्घ्य कितनी दी मैंने, 3800 एंगस्ट्रम, 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, ये प्रकाश की तरंगधैर्घ्य है। तो प्रकाश जिस दरवाजे से गुजर रहा है, जिस अवरोधक से टकरा रहा है, उस दरवाजे या उस अवरोधक का साइज यदि इस तरंगधैर्घ्य से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तब घटित होने वाली घटनाओं को ऑप्टिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उस ब्रांच का नाम होगा किरण प्रकाशिकी या ज्यामिति, ये ऑप्टिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स होगा। और यदि प्रकाश जिस दरवाजे से गुजर रहा है या जिस अवरोधक से टकरा रहा है, उसकी तरंगधैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, इससे कम हो, जैसे एक सुई की नोक बहुत छोटी होती, ठीक है, यदि उनसे कम हो या इसके बराबर हो, तो इस कंडीशन में घटित होने वाली घटनाओं को ऑप्टिक्स की जिस शाखा में पढ़ा जाएगा वो होगी आपकी वेव ऑप्टिक्स। क्या होगी बेटा, वेव ऑप्टिक्स। तो आपको मोटा मोटा अंतर याद रखना इन दोनों में, कौन सा, रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में। तो रे ऑप्टिक्स में अपन उन घटनाओं को पढ़ेंगे जिन घटनाओं में जो प्रकाश के लिए जो दरवाजा या अवरोधक काम में ले रहे हैं, या प्रकाश जिससे टकरा रहा है उसकी साइज प्रकाश की तरंगधैर्घ्य से बड़ी होगी। और वेव ऑप्टिक्स में अपन उन घटनाओं को पढ़ेंगे जिन घटनाओं में जो दरवाजा, जो अवरोधक ले रहे हैं, जो सतह ले रहे हैं, ठीक है ना, उनकी साइज प्रकाश की तरंगधैर्घ्य के लगभग बराबर या इससे कम होगी, ठीक है। तो ये है वेव ऑप्टिक्स। तो इन दोनों में से सबसे पहले अपन लोग रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की चर्चा करेंगे, ओके। और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अपन लोग प्रकाश के लिए ये जो शब्द काम में ले रहे हैं ना, किरण, रे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में संचरित होता है, सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में प्रकाश चलता है, ठीक है। बस इसी सीधी रेखा को
प्रकाश को प्रदर्शित करने के लिए, इस चैप्टर में अपन लोग प्रकाश को प्रदर्शित करने के लिए एक सीधी रेखा और एक तीर का निशान काम में लेंगे। बस इसी का नाम रखा गया है किरण। इस पथ का नाम ही किरण रखा गया, ठीक है। और यदि ऐसी बहुत सारी किरण ले ली जाए, किरणों का समूह काम में ले लिया जाए, तो ऐसी बहुत सारी किरणों के समूह को अपन लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज, ठीक है। तो अपन लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। और इसमें किरण किसे कह रहे हैं? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में चलेगा, उस सीधी रेखा को किरण कहा गया है। और किरणों के पुंज को, इस किरणों के समूह को किरण पुंज कह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले, अब मैं आज रे ऑप्टिक्स का इतना डिटेल अपन लोग काम में नहीं लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक नॉलेज आप लोगों को और दे देता हूं। आपको कोई भी वस्तु नजर क्यों आती है? ठीक है, किसी भी वस्तु का कलर क्यों नजर आता है? आप लोग एक बात गौर करना, ये मेरे जो लेक्चर वीडियो आप लोग देख रहे हो, इनमें एक बात गौर करना। यदि आज मैं इस कलर की शर्ट पहन के आया हूं, तो आपको मेरे चेहरे पे लगभग इसी कलर का थोड़ा सा साइन नजर आएगा, ठीक है। और यदि मैं ग्रीन कलर की पहन के आऊंगा, यदि व्हाइट कलर की पहन के आता हूं, तो आपको चेहरे पे थोड़ा सा व्हाइट श्वेत प्रकाश नजर ज्यादा आता है, ठीक है। या आप लोग देखना, मेरे आजू बाजू में यदि व्हाइट शर्ट पहन के आता हूं, तो आजू बाजू में ज्यादा व्हाइट श्वेत प्रकाश नजर आता है। ग्रीन शर्ट पहन के आता हूं, तो आजू बाजू में थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश अपने को ग्रीन नजर आएगा। एक चीज याद रखना, वो ये कि जिस भी पदार्थ का कलर जैसा है, जिस भी पदार्थ का कलर जैसा भी है, वो पदार्थ क्या करता है? उसी कलर की तरंग दैर्ध्य को, उसी कलर की तरंग को परावर्तित कर देता है, उसका परावर्तन कर देता है। इधर देखना बेटा, आप लोगों को ये जो डस्टर है, इसका कलर आप लोगों को बेटा रेड नजर आ रहा है, ओके। इस डस्टर का जो कलर है वो आप लोगों को रेड नजर आ रहा है। इसका कारण क्या है? तो फिजिक्स इसका कारण यूं बताएगी कि इसके ऊपर श्वेत प्रकाश आया। श्वेत प्रकाश में कितने कलर है? 7। नाम याद रखना है, विबग्योर। विबग्योर, ये बिल्कुल एक ट्रिक है, साधारण। विबग्योर, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड, ठीक है। इधर से इधर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है, आवर्ती का मान घटता है, ठीक है। इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है 3800 एंगस्ट्रॉम, और रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ रहा है, ओके, और आवर्ती घट रही है, ठीक है। तो अब इधर देखना, और इन सब के मिलने से ही श्वेत प्रकाश बनता है, जिसे आप लोग लाइट कहते हो। और अपनी जो आंखें हैं, वो आंखें इतनी तरंग दैर्ध्य से लेकर इतनी तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगों को सेंस कर सकती है, अनुभव कर सकती है। इसीलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का यही पार्ट अपन लोग आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। अब सुनना बेटा, इस डस्टर पे श्वेत प्रकाश आ रहा है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग आ रहे हैं। तो आपको किसी भी पदार्थ का कलर नजर आ रहा है, उसके पीछे का जो मेथड है, तरीका है समझने का, वो ये है कि इसने 7 में से 6 को तो एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, और जो इसका कलर था उस कलर को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, परावर्तित कर दिया। तो लाइट 7 रंग आए, आके इससे टकराए, इसमें इसने उन 7 में से 6 को तो अवशोषित कर लिया और रेड कलर को परावर्तित कर दिया, और वही रेड कलर आपकी आंखों में आ रहा है, और इसका कलर आप लोगों को रेड नजर आता है। समझ गए? जैसे इस बोर्ड का कलर आपको ग्रीन क्यों नजर आ रहा है? 7 कलर आ रहे हैं, 7 में से 6 कलर अवशोषित कर लिए गए, और जो ग्रीन कलर है उस ग्रीन कलर को परावर्तित कर दिया गया, और वो ग्रीन कलर आपकी आंखों में जा रहा है, आप लोगों को ग्रीन बोर्ड का कलर, ग्रीन बोर्ड नजर आ रहा है। तो किसी भी पदार्थ का जो कलर है वो इसी कारण से आप लोगों को नजर आता है, ठीक है। जो कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना, उस पदार्थ ने वो वाला कलर को निकाल दिया, परावर्तित कर दिया, और बचे हुए कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा, बेटा ये जो कलर है, रेड कलर की तरंग, इंडिगो कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, कोई से भी कलर की तरंग हो, तरंग है, और तरंग का मतलब होता है एनर्जी। किसी भी कलर की तरंग आए, हर तरंग एनर्जी लेके आती है, ठीक है। यदि मैंने किसी तरंग को अवशोषित कर लिया, इसका मतलब मैंने एनर्जी को अवशोषित कर लिया, मतलब मेरी एनर्जी बढ़ गई, ओके। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा, बताना इसका जवाब। मेरे पास 2 बैलून है,
एक तो है ब्लू कलर का, एक बैलून तो है ब्लू कलर का, ठीक है। एक बैलून है मेरे पास रेड कलर का, दो बैलून है, एक तो बैंगनी है, ठीक है, और ब्लू सॉरी, एक तो नीला है और एक है रेड, लाल कलर का। मैंने क्या किया कि यहां से लेजर लाइट डाली। लेजर लाइट जानते हो आप लोग, डेकोरेशन में भी काम में लेते हैं लेजर लाइट को, ठीक है। तो और माना वो लेजर लाइट जो है वो रेड कलर की है, रेड कलर की लेजर लाइट मैंने डाली, रेड कलर का मैंने प्रकाश डाला, बहुत ज्यादा एनर्जी वाली होती जो लेजर लाइट होती है, ठीक है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया, बताओ इन दोनों में से कौन सा बैलून फूट जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, कौन सा बैलून फूट जाएगा, कौन सा गुब्बारा फूट जाएगा। एक ब्लू कलर का नीले कलर का है, एक रेड कलर का है। मैंने दो तरंग भेजी, लेजर लाइट भेजी, दो लेजर लाइट, दो किरणें भेजी लेजर लाइट की, और दोनों लेजर किरणें रेड कलर की है। तो आपका आंसर, आपको ये सोचना है कि फूटेगा कौन, तो फूटने के लिए जिसकी एनर्जी अंदर से बढ़ जाएगी वो फूट जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखो यहां से ब्लू, तो ब्लू का प्रॉपर्टीज क्या होगा कि जितने सामने से कलर आ रहे हैं उनमें से सारे कलर अवशोषित कर लिए जाएंगे और ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। रेड कलर के लिए क्या प्रॉपर्टीज है, जितने कलर सामने से आ रहे हैं उन सबको अवशोषित कर लिया जाएगा, बजाय रेड को वो रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन मैंने तो दोनों बैलून पर, दोनों गुब्बारों पर, दोनों बैलून है, इन दोनों पर मैंने रेड कलर की लेजर लाइट डाली है, तो ब्लू रेड को अवशोषित कर लेगा और रेड इस रेड लेजर को परावर्तित कर देगा, ठीक है। तो रेड ने तो इस लेजर लाइट को अवशोषित नहीं किया, और जबकि ब्लू ने लेजर लाइट को अवशोषित कर लिया, और लेजर लाइट के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, मतलब इसने पहले से एनर्जी थी और ज्यादा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली, और ये बैलून आपका क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। मान रहे हैं कंडीशन कि किसी एक के द्वारा अवशोषित करने पर वो फूटेगा, ऐसे मान रहे हैं। तो इनमें से कौन सा फूट जाएगा, ब्लू, ठीक है। तो किस आधार पे बताया आप लोगों ने, जो मैंने पहले तरीका बताया, जो कलर है उस कलर को तो रिफ्लेक्ट करेगा और बचे हुए सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, चलो इसके अलावा एक चीज आप लोग कंफर्म कर लो, कोई भी वस्तु आप लोगों को नजर आ रही है, किसके कारण नजर आ रही है, परावर्तन के कारण, ठीक है। रिफ्लेक्शन के कारण, परावर्तन के कारण नजर आ रही है, ठीक है। आप लोग यदि मेरे को देख रहे हो तो वो इसी कारण से है कि मेरे से जो लाइट आ रही है वो लाइट सामने से लाइट आ रही है, मेरे से टकरा रही है, और टकरा करके वो आपकी आंखों में जा रही है, टकरा करके आपके पास जा रही है, मतलब परावर्तन के द्वारा जा रही है, इसलिए आपको मैं नजर आ रहा हूं, बोर्ड नजर आ रहे हैं, बोर्ड पे लिखे हुए आप लोगों को अक्सर नजर आ रहा है। इसके अलावा, परावर्तन के अलावा एक तरीका और भी है जिसके कारण भी वस्तु अपने को नजर आ रही है। मैंने आपको कहा आपके पास एक रेड कलर की शर्ट है, जैसे मान लो मैं बिल्कुल रेड कलर से नहा लेता हूं, ठीक है। मैंने बाल भी लाल कर लिए, चेहरा भी लाल कर लिया, दांत भी लाल कर लिए, सब कुछ लाल, हाथ शर्ट वगैरह वगैरह सब कुछ लाल। अभी आपको लाल दिख रहा हूं। अब आप अमावस्या की रात है मान लेते हैं, वो तो घना जंगल है, और उस घने जंगल के अंदर एक कमरा है, वो कमरा भी पूरी तरह से उसकी दीवारें काली की हुई है, बिल्कुल ब्लैक। अमावस्या की रात ब्लैक, जंगल अंधेरा ब्लैक, कमरा अंदर से ब्लैक, और उसके अंदर आप लोग मेरे को बिठा दो और मेरे को आपने पूरा रेड किया हुआ है, बताओ मैं आपको नजर आऊंगा या नहीं आऊंगा, ठीक है। सोचना, तो आप कहोगे नहीं भाई आप हमें नजर नहीं आओगे। लेकिन अब उसी कमरे के अंदर, उसी अमावस्या की रात, उसी जंगल में मैं यदि किसी लोहे के टुकड़े को बिल्कुल लाल गरम करके और ले जाके उसी कमरे में रख दूं, तो बताओ क्या वो लोहे का टुकड़ा, जैसे लुहार होता है ना, तो लुहार जब भी किसी लोहे के टुकड़े की साइज बदलना चाहे तो पहले उसको उसके अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, उसमें आप गर्म करता है, बहुत ज्यादा लाल तप जाता है, और फिर उसको बाहर निकाल के उसके ऊपर चोट मारता है। तो इतना ज्यादा आप उस लोहे के टुकड़े को गर्म करो और उसी अमावस्या की रात उसी जंगल उसी कमरे में रखो, बताओ क्या वो लोहे का टुकड़ा भी आपको नजर आएगा? आप कहोगे हाँ वो लोहे का टुकड़ा नजर आएगा।
तो वो लोहे का टुकड़ा भी लाल ही था, मैं भी बिल्कुल लाल ही था, फिर मैं नजर नहीं आया, वो लोहे का टुकड़ा नजर आया। कारण बताओ। आपने कहा कि जो मैं नजर आ रहा हूं वो परावर्तन के कारण नजर आ रहा हूं। सामने से लाइट आएगी, मेरे से टकराएगी और मैं रेड वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करूंगा, जिससे आपको नजर आ रहा है। लेकिन वो जो लोहे का टुकड़ा है उसके लिए लाइट आ नहीं रही, वो तो खुद ही क्या कर रहा है, अंदर से रेड कलर की विकिरणों को उत्सर्जित कर रहा है, जिसको कहते हैं विकिरण, रेडिएशन की क्रिया कहते हैं अपन लोग। ठीक है, तो वो लोहे का टुकड़ा तो रेडिएशन के कारण नजर आ रहा है। उस अंधेरे कमरे, उस ब्लैक कमरे के अंदर वो लगातार लाल रंग की विकिरणों को उत्सर्जित कर रहा था, अपने में से निकाल रहा था। और जबकि मैं जो बिल्कुल रेड होके उस कमरे में गया हूं, तो मैं इस कारण नजर आता कि यदि कोई सामने से लाइट आती तो वो मेरे से टकराती और फिर परावर्तित होती, तब मैं नजर आता। लेकिन उस कमरे में कोई लाइट नहीं थी। तो आप परावर्तन के कारण भी वस्तुओं को देख सकते हो और रेडिएशन के कारण भी वस्तुओं को देख सकते हो। अपन इस रे ऑप्टिक्स में रेडिएशन के कारण ही परावर्तन के बारे में ही चर्चा करेंगे, रेडिएशन की चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए ये ऑप्टिक्स का आपको नॉर्मल जो नॉलेज था वो था। कल से ये ऑप्टिक्स अपनी कंटिन्यू चल पड़ेगी। ठीक है बेटा, इस ऑप्टिक्स के अंदर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डायग्राम बनेंगे, तो आप लोग हो सके तो रंगीन पेन वगैरह जो है वो सारी साथ में रखना। आप लोग नोट्स अच्छी तरह से, डायग्राम अच्छी तरह से बनाना बेटा। और आज ये अपने मेरे YouTube चैनल का ये स्टार्टिंग है बेटा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको आगे से आगे सारे वीडियो मिलेंगे और आपके लिए इतना सा और जानकारी दे देता हूँ इसके ऊपर बेटा। आपको 11th के टॉपिक भी, जो 11th फिजिक्स है वो भी स्टार्ट हो जाएगी 1-2 दिन में, और जो 9th में और 10th में जो फिजिक्स के टॉपिक है उनके वीडियो लेक्चर भी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगे बेटा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।